हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की बुक्स मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 कंप्लीट करवा चुकी हूँ, क्लास 7 भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ और क्लास 8 की बुक के 8 चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। इसके अलावा लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। लेवल 2 में एसएसटी वाला पेपर मैंने सॉल्व करवाया है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 9वां पढ़ेंगे, ग्रामीण व शहरी प्रशासन। इसके पहले जो होमवर्क में मैंने प्रश्न दिए थे उनके उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर है। तो महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार है 52.10%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूदान आंदोलन के जनक हैं। तो भूदान आंदोलन के जनक हैं विनोबा भावे। चलिए अब आज का लेसन शुरू करते हैं। 9वां अध्याय है ग्रामीण व शहरी प्रशासन। चलिए पढ़ते हैं। अच्छा लेसन है। विद्यालय से छुट्टी होने पर सोनू जब घर पहुंची तो देखा घर पर पास के विद्यालय के शिक्षक उनके माता पिता से बातचीत कर रहे थे। तब शिक्षक महोदय ने सोनू से कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई। इस रविवार को विद्यालय में जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड की प्रतिलिपि जमा कर एक फॉर्म भर देना। सोनू ने पूछा, ऐसा क्यों करना है? उन्होंने बताया कि वह अगले माह वह 18 वर्ष की होने जा रही है। आने वाले समय में उसे भी मतदान करने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए उसका नाम मतदाता सूची में जुड़वाना जरूरी है। साथ ही मतदाता पहचान पत्र जारी होने पर ही उसे मत देने का अधिकार मिलेगा। सोनू ने पूछा, यह काम जब निर्वाचन विभाग का होता है तो आप क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा ही विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को यह कार्य सौंपा जाता है, जिनका कार्य घर घर सर्वे कर 18 वर्ष की आयु वाले युवक युवतियों के नाम को जोड़ने के साथ नए एवं वंचित मतदाताओं को जोड़ना और पलायन कर चुके अथवा मृत मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची से हटाने का काम करना होता है। सोनू ने पूछा, फिर आप विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं क्या? तब शिक्षक बोले, नहीं बेटा, यह पढ़ाने के अतिरिक्त कार्य है जिसे जिला प्रशासन द्वारा सौंपा गया है। यानी कि जो शिक्षक हैं वह पढ़ाने के अतिरिक्त ये कार्य भी करते हैं। ये कार्य निर्वाचन विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है और वे घर घर सर्वे करके जो नए मतदाता हैं उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ते हैं और जो मतदाता पलायन कर चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम मतदाता सूची से हटवाते भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनू के पिता बोले कि जिस प्रकार घर के मुखिया के रूप में घर के बुजुर्ग होते हैं, उनके निर्णयों को सभी मानते हैं, उनके सामने हम अपनी इच्छा या समस्या रखते हैं तो वे उसका समाधान करते हैं। घर के सदस्यों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आदि की पूर्ति भी तो परिवार के सदस्यों द्वारा ही की जाती है। तब शिक्षक महोदय बोले, सोनू, आपके पिता ने परिवार के उदाहरण से सरकार के कामकाज को बताया है। यह अच्छा प्रयास था। जिस प्रकार घर का प्रशासन मुखिया और घर के सदस्यों के कार्य और दायित्व से पूरा होता है या चलता है, ठीक उसी प्रकार हमारी स्थानीय स्तर की सरकार भी त्रिस्तरीय व्यवस्था से चलती है। ग्रामीण प्रशासन में यह क्रम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में छोटे से बड़े क्रम में है। चलो आज मैं तुम्हें ग्रामीण प्रशासन को समझाने का प्रयास करता हूँ। अब यहाँ पर ग्रामीण प्रशासन को समझाया जा रहा है और महत्वपूर्ण भी है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। लिखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश में 73वें संविधान संशोधन विधेयक अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। तो ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है, इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया। इसकी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के 29 कार्यों का उल्लेख है। तो ये भी आपको याद रखना है 11वीं अनुसूची में। आगे लिखा है, सोनू ने शिक्षक से पूछा कि ये त्रिस्तरीय ढांचा क्या होता है। तब शिक्षक महोदय ने इसे चार्ट के माध्यम से बताया। ग्रामीण स्तर पर यह त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसके तहत हमारा शासन काम करता है। पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचे का स्वरूप इस चित्र में दर्शाया गया है।
जिला परिषद, जिला प्रमुख और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। पंचायत समिति, इसमें प्रधान और खंड विकास अधिकारी। और ग्राम पंचायत, इसमें सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी। अब यहाँ पर ये सारणी दी गई है, इसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के कार्य बताए गए हैं और यहाँ से प्रश्न बन जाता है। चलिए इनके कार्य पढ़ लेते हैं। जिला परिषद, जिला परिषद के कार्य क्या है? स्थानीय आवश्यकताओं और स्रोतों के अनुसार पंचायत समितियों की क्षेत्रीय योजनाओं को समेकित कर जिले के लिए अंतिम योजना तैयार करवाना। पंचायतों की ग्राम सभाएं व बैठकों का पर्यवेक्षण करना। पंचायत, अगला कार्य जो लिखा है, पंचायत समितियों व पंचायतों की निधियों का अंतरण करना। अभी और भी कार्य लिखे हैं नीचे। अब यहाँ पर पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के भी पढ़ लेते हैं, फिर अगले पेज पर चलेंगे। पंचायत समिति के कार्य क्या है? पंचायत के कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना। दूसरा है नवनिर्वाचित सरपंचों व पंचों को प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देना। और सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों में समन्वय करना और साधारण सभा की बैठक आयोजित करना। ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से हैं? स्वच्छता एवं पेयजल की व्यवस्था, मार्ग में प्रकाश व्यवस्था, यानी जो सड़कें होती हैं वहां पर प्रकाश होना चाहिए। मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और ग्रामीण सड़कों का रखरखाव। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कार्य लिखे हुए हैं। जिला परिषद के ग्रामीण स्वच्छता एवं ग्रामीण आवासन कार्यक्रम चलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की शिकायतें दूर करना और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। पंचायत समिति के कार्य क्या है? पंचायत समिति की बैठकों व स्थानीय समितियों के द्वारा लिए निर्णय की अनुपालना का नियंत्रण रजिस्टर रखना। कार्यस्थल एवं पंचायत मुख्यालय पर वास्तविक व्यय को दर्शाने वाले बोर्ड लगवाना और पशु मेलों का आयोजन करना। ग्राम पंचायत के और कार्य जो लिखे हुए हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण, आपदाओं एवं महामारी के समय जिला प्रशासन से समन्वय रखना। चारागाह एवं वनों का विकास, मानव एवं पशु स्वास्थ्य पोषण व परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सहायता और स्थानीय भौतिक संसाधनों का विकास एवं समुचित उपयोग। तो ये कार्य थे जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है ग्राम पंचायत। लिखा है ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है जो वार्ड पंचों, उप सरपंच एवं सरपंच से मिलकर गठित होती है और ये आपको याद भी रखना है। इन पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निर्धारित समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत में सचिव का कार्य सरकारी कागजातों के रिकॉर्ड को रखना है एवं बैठक की कार्यवाही को लिखना है। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह कम से कम 2 बैठकें आवश्यक हैं और ये याद भी रखिएगा, प्रत्येक माह में कम से कम 2 बैठकें होना आवश्यक होता है ग्राम पंचायत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है पंचायत समिति के बारे में। पहले ग्राम पंचायत के बारे में लिखा था, अब पंचायत समिति के बारे में लिखा है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। राज्यों के जिलों को विकास की दृष्टि से कुछ छोटे विकास खंडों में विभाजित किया जाता है। इन विकास खंडों पर ही पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसके निर्वाचित सदस्य ही प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। तो पंचायत समिति के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। आगे लिखा है पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम 25 वर्ष का होना आवश्यक है, यानी न्यूनतम जो आयु है वह कितनी है? 25 वर्ष। प्रधान तथा उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधित कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक खंड विकास अधिकारी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये भी याद रखिएगा।
प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का। आगे बढ़ते हैं, जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की संस्था जिला परिषद है। यह जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। प्रत्येक जिले में कुछ ग्राम पंचायत को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है। इस तरह गठित प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन उस वार्ड के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। यह सदस्य जिला परिषद के सदस्य कहलाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त जिले की पंचायत समितियों के प्रधान, जिले के निर्वाचित विधानसभा सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद के सदस्य मिलकर जिला प्रमुख तथा उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जिले में समस्त विकास कार्यों का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। तो जिले के जितने भी कार्य हैं, विकास कार्य, उन सब को करने का दायित्व किसका है? करवाने का जिला परिषद का। और जिला परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह मिलकर जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। और जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भी की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आय के स्रोत लिखे हुए हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के। इनके आय के स्रोत क्या है, इनके बारे में बताया जा रहा है। चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है ग्राम पंचायत। विभिन्न प्रकार के कर जैसे भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय पर कर, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, सरकार से प्राप्त अनुदान, समुदायों से प्राप्त अनुदान, दोषियों से एकत्र दंड राशि आदि, ये ग्राम पंचायत के आय के स्रोत हैं। आगे लिखा है पंचायत समिति। पंचायत समिति के आय के स्रोत क्या है? स्थानीय करों और शुल्कों से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को चलाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि, व्यापारी व्यवसायों और उद्योगों पर लगाए गए कर से प्राप्त आय। इन सभी से पंचायत समिति को आय प्राप्त होती है, यानी ये पंचायत समिति के आय के स्रोत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला परिषद के आय के स्रोत क्या है? केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त अनुदान, पंचायत समितियों से की गई वसूलियां, राजस्व का प्राप्त निश्चित हिस्सा, सरकारी तथा गैर सरकारी ऋण और लोगों द्वारा दिए गए अनुदान। तो ये जिला परिषद के आय के साधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनू बोली, गुरुजी अब मुझे पता चल गया कि मुझे मेरे जन्म के प्रमाण पत्र को बनाने के लिए ग्राम पंचायत में जाना होगा, लेकिन मुझे यह भी बताइए कि ग्राम सभा क्या होती है। अब ग्राम सभा के बारे में बताया जा रहा है। अब लिखा है ग्राम सभा के बारे में, तो चलिए ग्राम सभा के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत संस्था है। ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है। सामान्यतः प्रत्येक ग्राम पंचायत की अपनी ग्राम सभा होती है और ये याद भी रखना है आपको। ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना उनका अधिकार और कर्तव्य दोनों होते हैं। एक तरह से ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है, जिसके तहत ग्रामवासी स्थानीय समस्याओं और विकास के संबंध में सीधे भाग लेते हैं। सामान्यतः हर 3 महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जानी आवश्यक है। आमतौर पर 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठकें होती हैं। तो ये राष्ट्रीय पर्व होते हैं। 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व है। तो इन राष्ट्रीय पर्व के दिन ग्राम सभा की बैठकें होती हैं और आवश्यकता पड़ने पर यदि ग्राम पंचायत का मुखिया चाहे तो ग्राम सभा की और भी बैठकें आयोजित कर सकता है। तो आपको ग्राम सभा के बारे में इतना ही जानना आवश्यक है। इतना तो आपको अवश्य याद रखना है कि ग्राम सभा में जो सदस्य होते हैं, यानी ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं और ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना
उनका अधिकार और कर्तव्य दोनों है। तो इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ग्राम न्यायालय। तो लिखा है ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। राजस्थान में भी पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया था। तो ये याद रखिएगा, राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया? जयपुर जिले के बस्सी में। इन ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है नगरीय स्वशासन के बारे में। चलिए नगरीय स्वशासन के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। लिखा है सोनू अपने माता पिता के साथ शहर में बुआ जी के घर पर आई थी, जिनका मकान बनाने का मुहूर्त पूजन था। अभी पूजन खत्म होकर नींव की खुदाई का कार्य प्रारंभ ही हुआ था कि सरकारी गाड़ी में कुछ लोग आए। उन्होंने फूफा जी से मकान के कागजात के साथ साथ निर्माण कार्य की स्वीकृति के आदेश मांगे। फूफा जी ने फाइल में लगे सारे कागज दिखा दिए। वे संतुष्ट हो गए और मुंह मीठा करके चले गए। आगे लिखा है रात को जब सभी बैठे थे तो सोनू ने फूफा जी से पूछा कि नगर निगम वाले क्यों आए थे। तब फूफा जी ने बताया कि यह एक सरकारी प्रक्रिया है। निर्माण से पहले नगर निगम से स्वीकृति ली जाती है। शहरों में नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका का काम है, तो गांव में ग्राम पंचायत का। तब सोनू ने कहा कि फूफा जी मुझे ग्राम पंचायत की जानकारी तो है, लेकिन ये नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका क्या होती है? तब फूफा जी ने बताया कि यह एक नगरीय शासन की व्यवस्था है, जिसमें क्षेत्र और जनसंख्या के मानदंडानुसार वार्ड में बांटा जाता है और सभी वार्ड मिलकर एक निगम की स्थापना करते हैं। इसका मुखिया महापौर या सभापति होता है और वार्ड से चुने प्रतिनिधि पार्षद होते हैं। यह नगर की सभी सुविधाएं जैसे सड़क, यातायात, पेयजल, बिजली, सफाई, चिकित्सा, स्वच्छता आदि का ध्यान रखते हैं। जैसे तुम्हारे ग्राम में ग्राम पंचायत के सरपंच एवं वार्ड पंच द्वारा गांव के विकास का कार्य किया जाता है। आगे लिखा है सोनू ने कहा जैसे हमारे गांव में सरपंच और वार्ड पंच मिलकर गांव का विकास देखते हैं, तो शहर में ये काम कौन कौन देखता है और कैसे? तो फूफा जी बताते हैं कि शहरी शासन के 3 रूप होते हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। वे बड़े शहर जहां जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा हो और वहां सालाना आय 1 करोड़ से ज्यादा होने पर नगर निगम बनाया जाता है। और यहीं से कुछ बातें आपको याद रखनी है। नगर निगम कहाँ होता है? जहां जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा होती है और सालाना आय 1 करोड़ से ज्यादा, वहां नगर निगम होता है। आगे लिखा है जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा व 5 लाख से कम होती है, वहां नगर परिषद की स्थापना होती है। यानी कि ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 5 लाख से कम है, वहां नगर परिषद की स्थापना होती है। और वे शहर जहां जनसंख्या 15,000 से 1 लाख तक के बीच होती है, वहां नगर पालिका बोर्ड बनाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नगर निगम कहाँ होता है? जहां जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा और सालाना आय 1 करोड़ से ज्यादा होती है। और नगर परिषद कहाँ होता है? जहां जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम होती है। और नगर पालिका बोर्ड कहाँ होता है? जहां जनसंख्या 15,000 से 1 लाख तक के बीच होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जिसे वार्ड कहते हैं। हर वार्ड से वहां की जनता एक प्रतिनिधि या पार्षद चुनकर इन संस्थाओं में भेजती है। ये अपने वार्ड के विकास के लिए कार्य करते हैं। ये प्रतिनिधि या पार्षद मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं, जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर, नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति, तो नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूफा जी ने सोनू को यह भी बताया कि 74वें संविधान संशोधन के अनुसार इन शहरी संस्थाओं के चुनाव में 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। और ये याद भी रखिएगा,
इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी स्थानों का आरक्षण जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुसार किया जाता है। यह आरक्षण की व्यवस्था उनके द्वारा उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि इन वर्गों का हिस्सेदारी के साथ प्रतिनिधित्व भी बढ़े। तो नगरीय स्वशासन के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब लिखा है नगरीय प्रशासन के कार्य। कार्य भी पढ़ना जरूरी है। चलिए पढ़ लेते हैं। शहरी संस्थाओं के 2 तरह के कार्य होते हैं। एक अनिवार्य कार्य, जैसे शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, दमकल की व्यवस्था आदि कार्य हैं। जबकि कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें करना उन संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर करता है। इन्हें ऐच्छिक कार्य कहा जाता है। यानी कि 2 तरह के कार्य होते हैं शहरी संस्थाओं के। एक अनिवार्य कार्य होते हैं और दूसरे ऐच्छिक कार्य होते हैं। अब ऐच्छिक कार्य कौन कौन से हैं? सार्वजनिक बाग, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय का निर्माण करना, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं से छुटकारा, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन, रैन बसेरों की व्यवस्था आदि। अब यहाँ पर अनिवार्य और स्वैच्छिक कार्य समझाए गए हैं। अनिवार्य कार्य शुद्ध जल व्यवस्था, रोशनी एवं सफाई, दमकल व्यवस्था और जन्म मृत्यु का पंजीकरण। और स्वैच्छिक कार्य कौन कौन से हैं? सार्वजनिक कार्य, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन, आवारा पशुओं से छुटकारा, वृक्षारोपण, वाचनालय एवं पुस्तकालय और स्टेडियम। ये इच्छा पर निर्भर करते हैं संस्थाओं की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनू बोली, कौन सा काम वार्डों में कराया जाए, यह कैसे तय होता है? रूपा जी ने बताया, जैसे गांव में नुक्कड़ अथवा चौपालों में स्थानीय लोग अपनी स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करते हैं, वैसे ही शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर लोग बैठकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। ये स्थान सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालय एवं घंटाघर हो सकते हैं। ऐसे स्थानों पर चर्चा के उपरांत उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर चुनकर पार्षद इनके कार्यों को संस्थाओं के माध्यम से करवाते हैं। इन कार्यों के लिए संस्थाओं को 3 माध्यम से पैसा प्राप्त होता है। एक तो ये केंद्र और राज्य सरकारों से राशि प्राप्त करती हैं। दूसरा, ये विभिन्न शुल्क लगाकर और जुर्माने के द्वारा पैसा प्राप्त करते हैं। और तीसरा, ये संस्थाएं अपने शहरवासियों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाकर उनसे पैसा प्राप्त करते हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं, ये कार्य करने के लिए पैसे कैसे प्राप्त करती हैं? केंद्र और राज्य सरकारों से इन्हें राशि मिलती है और विभिन्न प्रकार के शुल्क और जुर्माने के द्वारा जो पैसा प्राप्त होता है, और जो शहरवासी है, नगरवासी हैं, उन पर विभिन्न कर लगाए जाते हैं। उन कर से भी इन्हें इन संस्थाओं को पैसा प्राप्त होता है। और ये जो रुपया है, पैसा है, ये कार्यों में लगाया जाता है जो आवश्यक कार्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव व शहरों के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करे। शब्दावली दी गई है। लेसन यहीं पर समाप्त होता है। भू राजस्व क्या है? वह कर जो भूमि के प्रयोग के लिए लगाया जाता है। सार्वजनिक कार्य क्या है? आम जनता से जुड़े कार्य और पेयजल, पीने योग्य पानी। लेसन होता है यहीं पर समाप्त। 2 प्रश्न दिए गए हैं, ये आपको होमवर्क में मिलेंगे और इनके उत्तर मैं कल के वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और एसएसटी का प्रीवियस ईयर वाला पेपर वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।